बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। जनाब, वैसे तो सुबह कोशिश हम यही करते हैं, मैं ख़ास तौर पे मेरी टीम के अच्छा हम आगाज़ करें, थोड़े स्माइलिंग फेस के साथ करें, कुछ अच्छी एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें कहीं ना कहीं आई बिलीव कि हम सब परेशान भी हैं और अफसोस में भी हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में ख़ास तौर पे पंजाब में जो सूरत हाल हम सुन रहे हैं ख़बरों के हवाले से, और जो सैलाबी सूरत हाल हो रही है, और बड़े दरियाओं का जहाँ मैं पंजाब की ज़िक्र कर रही हूँ, वहाँ पानी की सतह बुलंद होने की वजह से बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, और जो पानी का बहाव है वो वसी पैमाने के ऊपर तबाही फैला भी चुका है। बहुत सारे देहात हों, ज़रई ज़मीनें हों, लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत बुरे तरीके से मुतासर हुई हैं। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज की जी मैं बात कर रही हूँ, जिसमें सैलाबी जो कैफियत है वो तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हम कल से बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ इदारे हाई अलर्ट के ऊपर हैं, चाहे वो फ़ौज है, चाहे वो रेस्क्यू है, हर कोई इस वक्त अलर्ट है। पंजाब की हुकूमत भी इस हवाले से काम कर रही है। जी, दरियाए रावी में अगर मैं थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर कर लूँ तो शादरा के मकाम पे जो पानी का बहाव है वो 1,45,000 क्यूसिक से तजावुज़ कर गया है, जो कि बहुत ख़तरनाक हद तक बहुत ख़तरनाक लेवल जिसको आप कह सकते हैं। जबकि 1,60,000 क्यूसिक के मुमकिना रेले का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर मैं चनाब और सतलुज के मकामात की बात करूं तो हेड खान की, कादराबाद, गंडा सिंह वाला और सुलेमान की समेत कई मकामात पर सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। सैलाबी रेलों के नतीजों में जी गुजरांवाला डिवीज़न के अंदर 7 कीमती जानों का नुकसान हुआ है, जबकि कई अफराद भी लापता हैं। राब्ता सड़कें हो, पुल हो, रेलवे ट्रैक हो, सब मुतासर हुए हैं। और दूसरी जानिब जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ से लोगों के इनखला का सिलसिला भी जारी है। और उसके साथ साथ सियालकोट की अगर बात की जाए तो वहाँ भी कुछ सूरत हाल अच्छी नहीं है, और वहाँ पर भी जो फुटेजेस आ रही थी बड़े खौफनाक भी थी, क्योंकि पानी घरों के अंदर दाखिल हुआ है। बहुत सारे ऐसे इलाके थे जो ज़ेरे आब आए हैं। मैंने जैसे कहा कि मुख्तलिफ इदारे हाई अलर्ट के ऊपर हैं, लेकिन इसके साथ साथ जी कल की जो मेरे प्रोग्राम के दौरान भी मैंने अपडेट दी थी, लेकिन करतारपुर जो है ज़ेरे आब आया है, और जो विजुअल्स वहाँ से आ रहे थे, पाक फ़ौज जो है वहाँ से 300 के करीब जो अफराद फंसे थे उनको रेस्क्यू कर रही है, एंड आई होप कर भी चुकी है इनफैक्ट। और पंजाब के 8 अजला में जहाँ पर फ़ौज इमदादी कार्रवाइयाँ कर रही है, 2 मकामात पर शगाफ डाल दिया गया है। और यही ये आप फुटेज पे जो फुटेज स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये करतारपुर की है जी। बड़े अफसोसनाक विजुअल्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे भी हुए थे और पानी ने बहुत तबाही मचाई है। कल जो हमारी फ़ौज है वो इस हवाले से रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ भी कर रही थी, और इस चीज़ को बेहतर करने के लिए तमाम तर इमदादी सरगर्मियाँ जारी थीं। अच्छा जी, अब आज हमने इस हवाले से तो बात करनी है जहाँ पर हम बहुत सारे विजुअल्स इस तरह के देख रहे हैं। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हौसला इस तरह से देती हैं कि अभी भी अच्छे लोग, ज़िम्मेदार लोग हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं। आज हमारे साथ जी गिलगित बल्तिस्तान के 2 बहादुर जो चरवाहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, वसीयत खान और अंसार अंजुम, जिन्होंने अपनी जानें ख़तरे में डालकर जो सैकड़ों लोग हैं उनकी ज़िंदगियां बचाई हैं। जिन्होंने, आपको मैं थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड दूँ तो ज़िला गज़र के इलाके में ग्लेशियर फटने की बर वक्त इत्तला दी और तबाही से पहले गाँव को खाली करवा लिया गया, और यूँ तकरीबन 300 कीमती जानें जो हैं इन्होंने बचाई हैं। इनकी सी जुर्रत वाली कार्रवाई के ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिन्हें वज़ीर आज़म हाउस मदू किया, इन्हें भरपूर खराज तहसीन पेश किया, और फ़ी का 25 लाख रुपए के इनामी चेक और शील्ड्स भी दी। इस वक्त ये दोनों हीरोज़ हमारे साथ मौजूद हैं कि इन्होंने इन हंगामी हालात में किस तरह से रिएक्ट किया, कैसे ख़तरे को महसूस किया, और क्या इक़दाम किए जिससे इतनी बड़ी जो तबाही है उसको टाल दिया गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, अंसार और वसीयत खान साहब, आप दोनों का। अंसार साहब, आपसे हम आगाज़ करेंगे। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपने क्या देखा या क्या महसूस किया कि गांव ख़तरे में आने वाला है, टाइम क्या था, इस हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रात का 2 साढ़े 2 बजा था। तो ख़तरनाक एक
आवाज़ आया, तो आवाज़ को सुनकर हम फौरी तौर पर उठ गए। तो उठने के बाद देखा तो अंदर से आग के शोले और धुआं नजर आया। तो हमने सोचा कि अंदर झील था, तो वो झील फट कर बस आया है। वो बारिश मारिश कोई नहीं था ना, तो हमने बस फौरी अपने आप को संभाला। मोबाइल हमारे साथ था, उस मोबाइल का फिक्र किया। अभी झील फट कर आया है, गाँव वाले तो अभी इस झील में डूब जाएंगे, बस ये इतना सोच आया। कोई ज्यादा सोचे करने का टाइम भी नहीं था, बस सेकंडों के हिसाब पे बस मोबाइल जेब में रख कर हम भाग गए। भागने के बाद तो एक दायरा था, दायरा के पीछे सेफ्टी जगह था, उसके पीछे जाकर हम सेफ होकर, तो हम लोगों ने मशवरा किया फौरी तौर पर। वो गांव वाले तो वसीयत खान का घर भी उस जगह में था, तो इसने भी बड़ा चीख मारा, मेरा घर भी गया, इससे ऐसा बातें किया। तो मैंने बोला नहीं भाई, हमारा मोबाइल हमारे साथ है, और देखा तो इस काम का सिग्नल भी था। तो मैंने इसको और दिलासा दिया, इस काम का सिग्नल है, घर वाले कुछ ना होंगे, आप फिक्र नहीं करो, घर वालों को कॉल करेंगे। इस तरह के इसको भी दिलासा दिया। तो फिर घर वालों को कॉल किया है, वो मेरा अबू था, उसको कॉल किया, तो अबू ने कॉल अटेंड किया। अबू को बताया फौरी तौर पर वो जो गांव वाले लोग हैं उनको भगाना है, कॉल करो। और जिनको कॉल नहीं लग गई उनको घरों में जाकर भी इतला पहुंचाना है, कहा। तो अबू ने ठीक है बेटा कहकर फिर कॉल को काटा। कुछ टाइम बाद हमने कॉल और किया, तो अबू ने बताया, और दूसरे लोगों को भी कॉल किया था, दूसरों ने भी बताया। वसीयत खान का घर वाले भी बच गए हैं, और पहले नंबर पर, और दूसरा गांव का जितने लोग थे वो सारे बच गए हैं। सिर्फ माली जो माली और ज़मीनें जो थे उन वो सारे डूब गए उस सैलाब में। बस जायदाद सारा गांव है वैरान हो गई है, सिर्फ वो जान हमारा सबका बच गया है। ऐसे कॉल में ऐसे बताया तो वसीयत खान और मोहम्मद खान, मामू, मैं और तीन लेडी खवातीन भी थे। तो हम सबको ऐसा खुशी हो गई कि बस ऐसी खुशी दुनिया में और होगी या नहीं होगी पता नहीं है, उससे मुसीबत के हालात में। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि कई जाने, कई कीमती जाने इस सारी सूरत हाल में आप लोगों ने बचाई हैं। वसीयत आप बताइएगा, जब आपने ख़ानदान वालों को कॉल करके इतला दी थी तो आपके क्या तासुरात थे? ज़ाहिर है उस वक्त सूरत हाल बड़ी पैनिक की होती है। बस हमने कॉल किया था सर कि अंसार के वालिद साहब हमारे साथ राबिते में था मोबाइल में, कि हमने जहाँ जहाँ खबर दी है कि आप परेशान नहीं होना है। वहाँ मेरा घर था, अंसार भाई का घर सेफ था, लेकिन घर वाले इसके सेफ थे, जो अंदर के हालात थे वो उस पर भी यही हाल था। तो मुझ पर बहुत जोर थी कि मेरे सारे ख़ानदान वाले उस गाँव में थे। तो फिर हमें कॉल आई कि आपके गाँव वाले सारे महफूज हैं और सैलाब ने सारी गाँव को ख़त्म किया है। तो हमें कोई परवाह नहीं हुआ, गाँव ख़त्म हो जाए, बेशक माल जायदाद सारी ख़त्म हो जाए, हमारी जानें बच जाए। फिर हमें बहुत खुशी हुई। फिर हम परेशान यूँ रहे कि हमारे लिए कोई रास्ता नहीं था गाँव आने को, कि अभी हमारा क्या होगा। गाँव वाले तो सेफ हो गए। फिर सबसे पहले जो कॉल किया है मुझे हिदा साहब ने, जो सेक्रेटरी है हमारा ऑफिस का, उसने कॉल किया और मुझे बोला कि बेटा हमने एफसेने से बात किया है, हेलीकॉप्टर आने वाली है। उस खबर पर हम और भी खुश हो गए कि अभी हमारा भी काम बन गया कि भाई हम भी जाएंगे यहाँ से। इस तरह होते हुए हेली ने हम सबको, जो 6 बंदे थे, हमें पिक किया और हम भी गाँव आए। गाँव आकर देखा तो गाँव सारा तबाह था, लेकिन जानी नुकसान कोई नहीं थी। फिर हम सब ने अपना अल्लाह का शुक्रिया अदा किया वहाँ, और भी बहुत खुश हुए, गाँव वालों के साथ छाती मिलाए। और हमें भी ये उम्मीद नहीं थी कि हम जिंदा जाएंगे अपने गाँव में। ये सब हमारे अल्लाह की मेहरबानियाँ हैं। बेशक बेशक। अंसार, प्राइम मिनिस्टर ने आपकी खिदमत के इतराफ़ में आपको इनामात से भी नवाजा है। आपने अपने गाँव इलाके के हवाले से क्या उसकी तरक्की को लेकर कोई आपकी बातचीत हुई? आप क्या करना चाहते हैं इस हवाले से? हाँ जी सर, हमने पहले से इनाम का कोई फिक्र नहीं था। हम वज़ीर आज़म साहब के पास गए भी इस वजह से कि हमारे गाँव के जो लोग बच गए हैं, अभी जो सर्दी का मौसम करीब आया है, जिसका भी घर नहीं है, सिर्फ जान बच गई है। हमारे उधर एक दास है, गैराबाद दास, तो ज़मीन है,
गैराबाद ज़मीन है उस में उनके लिए घरों का कोई बंदोबस्त से करो, कहा है वज़ीर आज़म साहब को। उसने खुद भी बोला है मैं कुछ अरसे बाद आता हूँ और जो परेशानी है जो मुसीबत है उन सबको मैं बराबर करूँगा, कहा है। हमने इधर तक बताया है वज़ीर आज़म साहब को, ना अस्पताल है, ना स्कूल है, ना इबादत खाने हैं, खाली हाथ है बस उन लोगों का। बस कोई इदारों और गवर्नमेंट की तरफ से उनका खर्चा मर्चा सिस्टम है वो बराबर होता है फिलहाल। बात में उनका पता नहीं क्या होगा। अच्छा, आप दोनों को अब सब लोग ज़ाहिर है इस सारे वाक़े के बाद हीरो कहते हैं, और ये सुनकर आपको कैसा लगता है? जी सर, हमें बहुत खुशी लगता है। हम चरवाए थे ना, लोग ऐसे नज़र से देखते थे कि ये चरवाए हैं, तो वो थे कमज़ोर नज़र से देखते हैं। हमारा मैट्रिक तालीम भी था, हम ऐसे चरवाए नहीं थे। चरवाए तो हम पढ़ भी नहीं है ना, मैट्रिक तालीम भी था, तो हम अपने शौक से चरवायों के पीछे थे। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के साथ शुक्र है, अल्लाह ने हमें बहुत ऊंची मुकाम पर लाए है। पूरा मुल्क के सामने, पूरा मुल्क के सामने, पूरा पूरा मुल्क हमारे साथ हमें इज्जत दिया है। वज़ीर आज़म साहब के सामने वज़ीर आज़म साहब ने हमें बुलाया है, उसकी तरफ से हमें इज्जत मिली है और पूरा कौम की तरफ से और हमारे गाँव की तरफ से। तो ये हमारा कोई कमाल नहीं, ये अल्लाह पाक का कमाल है। बस अल्लाह ने हमें हीरो बनाए है, हमारा कोई कमाल नहीं है। हम अल्लाह पाक के साथ शुक्र करते हैं उस तो मुकाम सर से। मैं भी यही जवाब देना चाहूँगा कि हमने जो काम किया है अपने गांव और अपनी कौम के लिए किया है। हमेशा भी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने हमसे ये ऐसे काम उठाया तो हम अपने जानों के नजराने पेश करेंगे अपने अवाम के लिए और अपनी कौम के लिए। बाकी अल्लाह ने जो काम लिया था हमसे लेना था, हम एक जरिया बन गए। बाकी हीरो, हम कोई हीरो नहीं समझते अपने आप को। हम तो वही चरवाहे हैं, चरवाहे ही रहेंगे और चरवाहे ही जिएंगे। ये पेशा हमारे अब्बा उजदद का खानदानी पेशा है, इसे हम छोड़ नहीं सकते। ये और बड़ा काबिल एहतराम पेशा है अंसार और वसीयत ख़ान, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आई एम ग्लैड कि आपने इस हवाले से बात की है, और आप लोग डेफिनेटली हीरोज़ हैं। अल्लाह ताला ने अगर आपको वसीला बनाया है बहुत सारे लोगों की जानें बचाने के हवाले से, तो डेफिनेटली ये बड़ी ख़ास चीज़ है जो आप पे इनायत हुई है। मैं आपसे जानना चाहूँगी अंसार, आपके गाँव वालों के क्या तासुरात थे जब आप लोग इस्लामाबाद से वापसी पे, क्या आपकी उनसे मुलाकात हुई? जी सर, वो बहुत खुश है। बस इन कॉल के ज़रिए मेहनत किया और फिक्र किया, गाँव को कॉल किया, गाँव वाले बच गए। बहुत घर वाले भी खुश है और गाँव वाले भी बहुत खुश है। हम गाँव में नहीं गए, घर में नहीं गए, इसी टाइम में हम गिलगित में है गए, वो हमारे इंतज़ार में है। तो हमारे साथ बहुत खुलूस और बहुत मेहनत के साथ मुलाकात करने के लिए। अच्छा अंसार, आपके गांव वालों के हवाले से तो हमने बात की है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से आपकी अपने गांव की तरक्याती मंसूबों के हवाले से क्या कोई बात हुई, और आपने अपने इलाके के जो मसाइल हैं वो डिस्कस किए? हाँ, उसको बताया वज़ीर आज़म साहब को। वज़ीर आज़म साहब ने खुद भी बताया हमें कोई सिस्टम पहुंचाएंगे। ऐसा आप लोगों के लिए कोई कमी है तो वो सारा सिस्टम हम खुद बराबर करेंगे। वो जो कुछ आपके लिए कमी है तो वो बराबर करेंगे, इस तरह बताया। अभी तो हमारे पास सब चीज़ का कमी है, वो सैलाब अगर अदाफ अगर हम बस खाली हो गए, हमारे पास कुछ भी नहीं है इसी टाइम। नेटवर्क भी नहीं है, नेटवर्क भी, बिजली भी नहीं है, और बड़ा झील रोड भी बंद है, रोड भी बंद है आगे। साफ पानी भी नहीं मिलता है अभी दिन। हाँ, साफ पानी भी नहीं है। सारे चीज़ों से हम दिमाग से बस खाली है। बस आज सिर्फ अल्लाह के साथ शुक्र है, हमारा गाँव वालों का जान बच गया है। अल्लाह रिज़्क देता है, मगर मैं जो दूसरे गाँव हैं, दूसरे एरिया, उनकी बराबर नहीं है। हम कमज़ोर है इस हालत में। चलें, अल्लाह करे कि आप लोगों के मसाइल का हल निकले। अंसार, आखिर में हमारे देखने वालों को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी तरफ एक कमज़ोर लोग के ऐसा मैसेज देंगे ना सर, तो पहला अपना जो इंसान है वो अपना नियत को ठीक करे और अपना जो रिश्तेदार है उनके साथ अच्छा सलूक करे और मुल्क में इत्तेफाक का फिक्र करे, तो बाद में जो मुसीबत और तकलीफ ये सारी चीज़ें दूर होते हैं। उनमें जो इंसान का नियत और अमल जो सारे ठीक साफ हो गए तो इंसान के लिए आसानी से मुसीबत आता भी नहीं है।
मैं ये मैसेज देता हूँ सर, अखलाक जिस बंदे के अंदर हो गया तो उसके लिए मुसीबत आसानी से आता भी नहीं है। वसीयत आप इस प्लेटफॉर्म से देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहे तो? बस सर मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम दुनिया में आए हुए हैं एक दूसरे की मदद के लिए। मुसलमान का सोच फिक्र भी ये होना चाहिए कि हम एक दूसरे का मदद करें। ये दुनिया एक इम्तिहान की जगह है। यहाँ अगर दुनिया गैर फानी होती तो हम यहाँ कुछ भी कर सकते थे। यहाँ इंसान अपनी इम्तिहान के लिए आया। अगर ये सोचे कि मैं इम्तिहान के लिए आया हूँ, मुझे पास होके जाना है यहाँ से, अगर ये सोच किसी मुसलमान इंसान के दिल में हो तो अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की मददें उसके साथ हमेशा जुड़ी रहती है। और ये ख्याल सोच पैदा करना चाहिए हर इंसान को। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। बहुत ही खूबसूरत मैसेज। और वसीयत खान और अंसार अंजुम साहब, आप लोग डेफिनेटली हीरो है। जो आपका पेशा है वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त पेशा है, क्योंकि नबियों का पेशा रहा है। और अगर आपको कोई कहता है तो आप को बिल्कुल गलत कहता है। आप लोग बड़े बहादुर लोग हैं, आप लोग इस कौम का फ़ख्र है। अगर आप जैसे लोग इस सोसाइटी में मौजूद हैं तो हम सब लोगों को कहीं ना कहीं तसल्ली है कि इंसानियत, ह्यूमैनिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं और आप जैसे लोग इसकी जीती जाती एग्जाम्पल है। और बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने वक्त दिया और हमसे बात की। अंसार अंजुम और वसीयत खान, ये दोनों वो चरवाए हैं जिन्होंने 300 से ज़ायद कीमती जानें बचाई हैं। इनसे हम आपकी मुलाकात करवा रहे थे जी, जहाँ पर हम पंजाब के दरियाओं की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। वहाँ पर इस वक्त दरियाए रावी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, पानी का जो बहाव है ज़ाहिर है उसकी मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है उसकी सतह के अंदर। इस वक्त सलेमान चौधरी हमारे नुमाइंदे दरियाए रावी के किनारे मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सलेमान चौधरी साहब, मैं कल से देख रही हूँ आप मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं और जाहिर है कि इस सूरत हाल के अंदर रिपोर्टिंग करना भी बड़ा मुश्किल काम है। सबसे पहले तो आपको हैट्स ऑफ कि आप लोग फील्ड के अंदर मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। हमें ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। देखें जी, पंजाब में जो 3 दरिया हैं जो कि इंडिया से आ रहे हैं, उनमें दरिया सतलुज है, दरिया रावी है और दरिया चनाब जो है, इसमें जो इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो बताया जा रहा है। दरिया सतलुज की बात की जाए तो वहाँ पर जो कसूर का इलाका है वहाँ पर काफ़ी जो आबादी है वो दरिया सतलुज के पानी की वजह से मुतासर हुई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में, दरिया रावी के किनारे शादरे का ये मकाम है। यहाँ पर कल देखा गया है कि 50 से 70 हज़ार क्यूसेक तक पानी जो कल दोपहर तक था, लेकिन जैसे ही शाम हुई तो इसमें जो मज़ीद इजाफा हुआ और ये जो सतह थी वो 90 हज़ार क्यूसेक तक पहुँच गई। इसके बाद PDMA के जानब से ये खदशा ज़ाहिर किया गया था कि इस पानी में इजाफा होगा। देखा गया कि रात गए जो ये करेला है वो यहाँ से गुजरा है और 1,51,000 क्यूसेक इस वक्त दरियाए रावी में शादरे के मकाम से पानी गुजर रहा है। PDMA के जानब से ये कहा गया है कि शादरा के मकाम पर जो दरियाए रावी की सतह है उसमें मज़ीद इजाफा होगा और इस बात का इम्कान है कि जो ये पानी गुजर रहा है उसमें 50 से 60 हज़ार क्यूसेक मज़ीद इजाफा होगा और 2 लाख से ज़ायद क्यूसेक पानी जो है वो आज दोपहर से यहाँ गुजरने का अंदेशा है। जो दरिया सतलुज की बात की जाए, दरिया रावी की बात की जाए, दरिया चनाब की बात की जाए, जो तीनों दरिया हैं इस वक्त ऊंचे दर्जे की सैलाब की लपेट में हैं। जो यहाँ पर जो हज़ारों अफराद हैं इससे मुतासर हुए हैं, लोगों की नकल मकानी की गई है। दरिया रावी की बात की जाए तो अगर कैमरा मैन दिखा सके, ये मेरे अकब में बारादरी है, काफ़ी मशहूर तफरीही मकाम है। यहाँ इसकी जो निचली सतह है उस तक पानी पहुँच चुका है। इसके साथ साथ दरिया के किनारे जो आबादी यहाँ पर लोगों ने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है वो भी उनकी दीवारों के साथ पानी जो है वो टकरा रहा है। अगर यहाँ पर पानी की सतह बुलंद होती है तो इस बात का ख़दशा है कि जो शादरा में लोगों ने नाजायज़ काबज़ीन हैं उनके घरों में पानी जा सकता है। इसके साथ साथ दरियाए रावी के अंदर ऐसे जो गवाले थे जिन्होंने अपनी भैंसें और गायें यहाँ पर दूध के लिए रखी हुई थी, उनको ज़िले इंतज़ामिया ने फ़ौरी तौर पर जो बाड़े कायम थे उनको खाली करवा लिया है और इसके साथ साथ जो कश्ती रानी की जाती थी तफरीही लोगों के लिए, उनको किनारे पर जो है वो उनको ठहरा दिया गया है कि यहाँ से वो मूव नहीं करेंगे। रेस्क्यू 1112 की जो कश्तियाँ हैं उनका अमला है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ
साथ लाइफ स्टॉक का अमला है, महकमा सेहत का अमला है, सिविल डिफेंस का अमला है, ज़िले इंतज़ामिया का अमला यहाँ पर तैनात है। ताहम अभी तक दरिया रावी में जो ऊँचे दर्जे का सैलाब चल रहा है, इसमें किसी भी किस्म की जो माली नुकसान की जो हमें इतलात नहीं मिली। जो ज़िले इंतज़ामिया है वो इस बात का तखमीना लगा रही है कि अब तक कितना जो नुकसान है वो सैलाब से हुआ है। गुज़श्ता रोज़ देखा गया है कि वज़ीर आला पंजाब ने भी शादरा के मकाम पर दरिया रावी का दौरा किया था और यहाँ पर जो इंतज़ाम थे उनका जायज़ा लिया था। इसके साथ साथ उन्होंने जो 3 दरियाओं में जो आने वाले 7 से 8 बड़े ज़िले हैं उनमें नुकसानात के हवाले से तफसीलात तलब की हैं। जो भी जानी नुकसान अगर कोई हुआ है उसके हवाले से तफसीलात मांगी गई हैं। इसके साथ साथ जो माली नुकसान हुआ है उसकी तफसीलात भी मांगी गई हैं। धान की जो काश्त है वो तकरीबन तैयार है। कुछ ऐसे इलाके जिनमें नारोवाल जो है वो सबसे बड़ा इलाका था कि जहाँ पर जो धान की काश्त, चावल की काश्त थी वो ज़्यादा होती थी। उसका बताया जा रहा है कि उसमें बड़े पैमाने पर उसकी फसल जो है वो तबाह हुई है। इसके साथ साथ जो गन्ने का जो खेत थे जो काफ़ी बड़ी तादाद थी, ऐसी जो ज़रई अराज़ी थी जहाँ पर जो फसलें थी वो भी बताई जा रही हैं कि बड़े पैमाने पर तबाह हुई हैं। ताहम तमाम जो तफसीलात हैं वो ज़िले इंतज़ामिया पंजाब हुकूमत को जमा करवाएगी। उसके बाद ही इस बात का जो है वो अंदाज़ा हो सकेगा कि इन 3 दरियाओं में आने वाला जो ऊँचे दर्जे का सैलाब है उसने माली तौर पर कितना नुकसान पहुँचाया है, लोगों के घरों को कितना नुकसान पहुँचाया है, कितने कॉलेजेस और स्कूल जो हैं या सेहत के मराकज़ जो हैं वो इससे मुतासर हुए हैं। तमाम जो ज़िले इंतज़ामिया है जो जिनमें 7 अज़ला प्रोमिनेंट हैं जहाँ पर पाक फ़ौज को भी तलब किया गया है। पाक फ़ौज की जो इमदादी टीमें हैं वो भी लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं, उनके जानवरों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको और जो महफूज मकामात हैं वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। सुलेमान, मुझे क्विकली ये बताइएगा, मुझे क्विकली बताइएगा क्योंकि मेरा वक्त ख़त्म हो गया है। बहुत सारी सोसाइटीज़ को भी इवैक्यूएट करने के हवाले से कहा जा रहा था क्योंकि ज़ाहिर है जो दरिया के रास्ते में है जब ये रेला गुजरेगा, जिसके हवाले से आप कह रहे हैं कि सपहर तकरीबन 2 लाख क्यूसिक तक का रेला गुजरने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, तो उन सोसाइटीज़ को लेकर क्या इकदाम हैं या उनको कहा गया है मुकम्मल तौर पर खाली करने को जो इर्द गिर्द हैं? देखें अरमला, जो सोसाइटीज़ दरिया रावी के पास से कायम हैं उनको गुज़श्ता 2 दिनों से उनको वार्निंग दी जा रही है कि वो या तो अपने जो वहाँ पर मुकीम हैं अफराद उनको फ़ौरी तौर पर उनका इंखला मुकम्मल किया जाए और घरों को खाली किया जाए, क्योंकि ख़दशा है अगर पानी की सतह ऐसे ही बुलंद होती है तो उन सोसाइटीज़ में पानी जा सकता है। ताहम जो निजी सोसाइटी हैं उनकी जानब से अपने तौर पर भी इंतज़ाम किए गए हैं। उन्होंने जो दरिया के किनारे बंद थे उन पर इजाफी मट्टी डाल दी है ताकि पानी जो है वो सोसाइटीज़ में ना आ सके। लेकिन इसके साथ साथ जो सरकारी जो कॉलोनीज़ हैं वो यहाँ पर तकरीबन दरियाओं पे नहीं हैं। अब बहुत से जो अफराद हैं उन्होंने ज़बरदस्ती दरिया की ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है। कुछ लोगों ने दरिया की ज़मीन पर ज़रई ज़मीन उसको अपना कर यहाँ पर फसलें उगाई हुई थी। यहाँ पर जो रेत है वो निकालने का अमल जारी था, लेकिन जैसे ही दरिया की पानी आया, सतह बुलंद हुई है तो ये तमाम तर सरगर्मियाँ जो हैं वो मुअत्तल कर दी गई हैं। इसके साथ साथ जो ज़िले इंतज़ामिया है उनकी तरफ से सायरन भी बजाए जा रहे हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि वो दरिया के पास ना जाएँ। पंजाब हुकूमत ने पहले ही दरियाओं में नहाने पर पाबंदी आयद की हुई है। इसके साथ साथ जो तफरीही मकामात थे दरियाओं के साथ वहाँ पर भी लोगों को जाने से मना किया है ताकि वो उनकी जान को ख़तरा लाक ना हो। लाहौर की जो ज़िले इंतज़ामिया है वो तमाम अमला यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो बड़े पॉइंट हैं लाहौर में दरिया रावी के गुजरने वाले वहाँ पर उनको जो है वो चौकस किया गया है। लाहौर के जो 3-4 बड़े दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर जो ज़िंदगी है वह मामूल के मुताबिक जारी है। लाहौर के जो मोटरवे है इसके साथ साथ सुलेमान, बहुत शुक्रिया कि आप इस हवाले से हमें आगाह करे थे। सुलेमान चौधरी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त दरिया रावी के किनारे और वहाँ पे जो इंतजामात हैं और जिस हवाले से अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं उस हवाले से डिटेल्स दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। हालिया दिनों में जी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक लड़की पर एक नौजवान जो है उसने तशद्दुद करते हुए थप्पड़ मारे, बालों से खींचते हुए दिखाई दिया। ये वाक़या जी लाहौर के इलाके चूंग में पेश आया और वीडियो मंजर आम पर आने के बाद एक बार फिर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर बहुत सारे सवालात उठे। लेकिन आज हम इस वाक़े की तफसीलात पर बात नहीं करेंगे बल्कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम ये बताना चाहेंगे कि ख़वातीन के लिए ऐसे हालात से निमटने के लिए
पंजाब में कई सहूलियात मौजूद हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सेफ सिटी के तहत एमरजेंसी बटन जो है वो नस्ब किए गए हैं कि किसी भी सूरत हाल के पेश नज़र फौरी तौर पर पुलिस की मदद फराहम हो सकती है। और हमारी नुमाइंदा अबीरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो पुलिस किस तरह इस एमरजेंसी कॉल्स का जवाब देती है, कार्रवाई देती है, कैसा उनका रिस्पॉन्ड टाइम है, इसके हवाले से आप ये रिपोर्ट देखें, फिर हम बात भी करते हैं। ख़वातीन को हरासानी की शिकायत पर फौरी और मौसर मदद फराहम करने के लिए पंजाब पुलिस ने हेल्पलाइन 15 को मज़ीद फाल बना दिया। इसके साथ साथ पैनिक बटन को भी जगह जगह इंस्टॉल कर दिया गया है। अब अगर किसी भी खातून को किसी भी किस्म की शिकायत होती है या हरासानी का सामना करना पड़ता है तो वो 15 पर कॉल कर या पैनिक बटन को दबाकर फौरी जो है वो पुलिस की मदद हासिल कर सकती है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैडम, मैं पब्लिक न्यूज़ से हूँ और मैं जस्ट चेक कर रही थी कि अगर आपका ये पैनिक बटन मैं दबाती हूँ तो मुझ तक मदद कितनी देर तक पहुँचेगी, बस मैं सिर्फ चेक करना चाह रही थी। जी मैडम, हम आपको कैमरा से मॉनिटर कर रहे हैं। अगर कोई आपको इमरजेंसी हो तो हम फौरी जो है पुलिस डिस्पैच करवाते हैं और यहाँ से कैमरा से भी मॉनिटर करते हैं। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया आपका। ख़वातीन की शिकायत पर सेफ सिटी कैसे अमल दरामद करती है और कितनी जल्दी मदद फराहम करती है, आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सेफ सिटी के हेडक्वार्टर में मौजूद हूँ और यहाँ पे ख़वातीन की सेफ्टी के हवाले से जो इक़दाम किए गए हैं बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मिस अक्सा जो कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की हेड भी हैं। खातून के तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है जिसके लिए काम कर रहा है पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का एक यूनिट है वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन, और इसे स्पेसिफिकली बनाया इसलिए गया या इनॉग्रेट इसलिए किया गया सीएम साहिबा की जानिब से 22 अप्रैल 2024 को के ख़वातीन के जो पुलिस स्टेशन के बेजा चक्कर हैं उन्हें हमें कम से कम करना है। हमारा मकसद है खातून का एक मसला अगर हम तक आ गया है तो हमने उस मसले को हल करवाना है, रादर देन कि हम उसको इस तरह परेशानी में मुब्तला कर दें कि वो पुलिस स्टेशन जाने की वो जो हैसल है उसमें इतनी परेशान हो जाए कि वो कहे कि मुझे आगे प्रोसीड ही नहीं कराना। तो हमें इन सब में नहीं लेके जाना अपनी खातून को, इसलिए वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन 24 घंटे काम कर रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि फीमेल ऑफिसर्स ही मौजूद रहती हैं। और ख़वातीन हमसे कैसे रब्ता कर सकती हैं, 15 की कॉल पे 2 बटन दबाएंगी तो आपकी कॉल हमारे पास आ जाएगी, यानी कि डायरेक्टली आप हमसे बात कर सकती हैं। इसके अलावा वुमेन सेफ्टी ऐप के जरिए से हमसे रब्ता किया जा सकता है। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको पोर्टल मिलेगा VWPS के नाम से, आप वहाँ से हमसे रब्ता कर सकती हैं, सोशल मीडिया के जरिए रब्ता कर सकती हैं। और इसके साथ साथ पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के कैमरास, अगर हमें कैमरा में भी कुछ ऐसा मिलता है या कुछ नज़र आता है तो उस सूरत में भी हम इंसदादी कार्रवाई करवाते हुए खातून की मदद करते हैं, यानी कि वहाँ पे फोर्सेस को भिजवाया जाता है। वुमेन सेफ्टी ऐप में 3 मेजर फीचर्स हैं, एक तो हमारा 15 का हो गया, दूसरा हमारा फीचर है चैट का और तीसरा फीचर है वीडियो कॉल का। इसके अलावा ट्रैक माई जर्नी है। अब जो हमसे बात कर सकता है वो तो 15 पे बोल के हमें बता देगा कि मेरे साथ क्या इशू है, लेकिन अगर कोई बात नहीं मतलब बोल नहीं सकता, चैट करे हमारे साथ, तो उनकी चैट पढ़ने के लिए भी हम यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी चैट में भी वैसे ही रिस्पांस दिया जाता है जैसे हम 15 की कॉल को रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके अलावा वीडियो कॉल, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो कॉल के ज़रिए आपसे बात की जाए एज अ फीमेल विक्टिम तो आपके साथ वीडियो कॉल पर भी बात की जाती है और आपके वही इशू को सुनना और आगे उसको प्रोसीड करवाना। अब हम आपके केस को किस हद तक प्रोसीड करवाएंगे, आपके एक दफ़ा कंप्लेंट करने से लेके आपका मुकदमा अदालत में जाने तक, यानी कि प्रोसिक्यूशन के लेवल तक हम आपके साथ मौजूद रहेंगे। आपको सिर्फ फ़ोन कॉल के ज़रिए आपके साथ फ़ोन पे बात की जाएगी, आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ फ़ोन पे बात की जाएगी, ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल्स भी करवाई जाती हैं। ये ज़रूरत अब वो हो सकती है जिसमें खातून ये कहती है मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती, या मुझे अपने केस के बारे में कुछ पता नहीं है कि मेरे केस में क्या पेशरफ्त हो चुकी है, या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो मुझसे मिल नहीं रहा, मुझे बता नहीं रहे मेरे केस के हवाले से। उस सूरत में हम कॉन्फ्रेंस कॉल्स भी करवाते हैं ताकि खातून को घर बैठे उनके मुकदमे के हवाले से बताया जा सके। पैनिक बटन है, उस हवाले से थोड़ी सी तफसील बताइएगा कि वो कितने लाहौर में जो है वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं। 122 पैनिक बटन जो हैं वो लाहौर में इस वक्त लगाए जा चुके हैं जो कि फंक्शनल है। हर वो जगह जहाँ पे ख़वातीन का मजमा ज़्यादा हो सकता है या उनका जैसे फीमेल कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, वो इदारे हो गए जहाँ पे ख़वातीन का आना जाना ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स के करीब, बस अड्डों के करीब ये लगाए गए हैं ताकि अगर कभी किसी को ज़रूरत पड़ती है, उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है तो पैनिक बटन के ज़रिए वो पुलिस की मदद हासिल कर सकते हैं। करना कुछ भी नहीं, सिर्फ आपने इतना कि एक बटन दबाना है, आपने अपनी शिकायत नोट करवानी है और आप तक पुलिस भी भिजवाई जाएगी, जो भी कार्रवाई बनती है वो भी आगे प्रोसीड करवाया जाएगा। जिस तरह से पैनिक बटन हैं, सेफ सिटी के कैमराज हैं, इसी तरह पूरे पंजाब में इंशाल्लाह बहुत जल्द ये कैमराज प्लस हमारे पैनिक बटन जो हैं वो भी फंक्शनल हो जाएंगे। सेफ सिटी में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद टेक्नोलॉजी जहाँ पर उनकी मदद कर रही है, वहीं पर उनके एतमाद को बहाल करने में भी मुआविन साबित हो रही है। कैमरामैन अजमत बशीर के साथ हबीरा अनवर, पब्लिक न्यूज़, लाहौर।
जी, अबीरा अनवर की आपने ये रिपोर्ट देखी और उन्होंने हमें इस हवाले से बताया कि जो पैनिक बटन है जो इंस्टॉल किए गए हैं वो किस तरह हेल्पफुल हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जी जो मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के हम पैनिक बटन्स पे जहाँ पे उनके नस्ब करने के हवाले से बात करेंगे, आज हम ये भी कुछ अंडर डिस्कशन लाएंगे चीज़ें कि नॉर्मली जब ख़वातीन इस सिचुएशन के अंदर होती हैं, जैसे हमने चूंग वाला वाक़या देखा जिसमें आप देखें कि ख़ातून भी रिटेलिएट कर रही हैं और आगे से जैसे जो भी ये मामला था कि एक तो होता है क्या करना है उस सूरत हाल में, एक वो चीज़ है कि आपने किस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करना और आपने बर वक्त मदद का इंतज़ार करना है। अक्सा फयाज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इंचार्ज वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच अक्सा साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। हमें थोड़ा सा इस पैनिक बटन के हवाले से बताइएगा कि पहले तो ये पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों पर नस्ब किए गए थे, लेकिन अब कॉलेजेस के आसपास और स्पेशली कॉलेजेस के हवाले से तो क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। जहाँ तक बात है पैनिक बटन की, और पैनिक बटन स्पेसिफिकली अगर बात करें लाहौर की, तो 122 पैनिक बटन ऑलरेडी हमारे फंक्शनल थे और ये तमाम पब्लिक प्लेसेस पे लगाए गए ताकि हमारे अगर कोई ऐसी ख़वातीन हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है, यानी कि पुलिस की मदद की ज़रूरत है या कोई और एमरजेंसी, तो उस सूरत में वो पैनिक बटन के ज़रिए से हमसे रब्ता कर सकती हैं। क्योंकि CM साहिबा का क्लियर विज़न है कि हमें पंजाब को महफूज पंजाब बनाना है ख़वातीन के हवाले से। सो इसी विजन के साथ चले वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन को लेके, और अल्हम्दुलिल्लाह अब 1 साल हो चुका है और इस 1 साल में 6 लाख से ज़ायद केसेस स्पेसिफ़िकली ख़वातीन के हवाले से हमारे पास रिपोर्ट हुए। और उसके बाद क्योंकि हमें अपने इस हिफाजत का दायरा कार वसी करना था, तो इसीलिए फ़ीमेल कॉलेजेस और फीमेल यूनिवर्सिटीज़ में अब क्योंकि पैनिक बटन्स लगाए जा रहे हैं, अब मरहलावार इंशाल्लाह इनका जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। स्टार्ट हो गया ये? बिल्कुल जी, ये स्टार्ट हो चुका है। इस वक्त लाहौर में 39 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं कि जहाँ पे हमारे पैनिक बटन्स फंक्शनल हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि रिस्पांस टाइम, ज़ाहिर है आप लोग वो मुख्तलिफ इदारों के साथ कोलैबोरेशन में होंगे क्योंकि आप तो वर्चुअल पुलिस स्टेशन की हेड है, आपके पास कॉल्स आई, आपने मॉनिटर किया, उसके बाद वहाँ पर जो टीम भेजनी है उनके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन, और ज़ाहिर है आपके दायरा कार आपने जब वसी करना है तो आपका रिस्पांस टाइम भी बड़ा मैटर करता है, तो उस हवाले से बताइएगा। मैं अगर बात करूँ लाहौर के रिस्पांस में, क्योंकि ये वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के साथ साथ हमारे पास अगर पैनिक बटन्स की भी जितनी कंप्लेंट्स आएंगी वो सारी आती है पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के पास। सो ओवरऑल अगर बात करें 15 की, तो इस वक्त लाहौर का जो रिस्पांस टाइम है 10 से 15 मिनट के आसपास है। सो इसी रिस्पांस टाइम को हमने मेनटेन करते हुए पहले भी तालीमी इदारों के, क्योंकि हमने करीब अपनी फोर्सेस को लाजमी डिप्लॉय करवाया जाता है ताकि हमारी ख़वातीन जो हमारी बहनें हैं उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना करने को ना मिले। सो पैनिक बटन भी लगाएं और रिस्पांस टाइम इंशाल्लाह बिल्कुल वैसे ही रहेगा, क्योंकि सारी कॉल्स जैसे 15 की कॉल्स हमारे पास आ रही है सेफ सिटी के पास, पैनिक बटन की कॉल भी हमारे ही पास आती है। ठीक है, पैनिक बटन की कॉल आपके पास आती है। अब मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि अब तक आप लोगों ने जो केसेस ऑब्जर्व किए हैं, किस तरह के वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं, और इस पैनिक बटन का जब ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं तो किस तरह के वाक़यात को फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया जा सकता है? अगर मैं वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की बात करूँ तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जितना भी है वो सारा वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के अम्ब्रेला के अंडर आता है। सो उसमें हरासमेंट से लेके ब्लैकमेलिंग से लेके मर्डर तक के जितने केसेस हैं या एसिड अटैक के जो केसेस हैं वो सारे केसेस वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन ही डील कर रहा है। सो अगर हम बात करते हैं कि ख़वातीन, क्योंकि ये भी ख़वातीन के कॉलेजेस हैं या उनके इदारे हैं, यहाँ पर भी हरासमेंट से या ब्लैकमेलिंग की या जो भी उनको उस वक्त में प्रॉब्लम हो सकती है वो सारे हमारे वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में ही आएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा अक्सा साहिबा, हमने अभी ये चूंग वाला वाक़या देखा, इसमें हमने कुछ चीज़ें तो आप लोग बहुत क्लियरली मेंशन करते हैं कि आपका रिस्पांस टाइम है, आपने ऐसे रिपोर्ट करना है, बट एट द सेम टाइम ऑन स्पॉट कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो ख़वातीन की तरफ से किए जाने चाहिए और कुछ ऐसे हैं जो नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली उस वक्त उनकी सिक्योरिटी या सेफ्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होती है समटाइम्स। इस हवाले से मतलब कोई गाइडलाइन बताएं, और कन्फ्रंटेशन से बचना। बिल्कुल, अगर तो आपको इस किस्म की सिचुएशन का सामना करने को मिल गया, पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कोशिश करें कि मदद के लिए किसी को बुला लें। मैं ये कहूँगी, यानी कि जैसे 15 है हमारा, मदद के लिए ज़रूर बुलाएं, हमें 15 पे ज़रूर बताएं। अगर आप नहीं बता सकते तो आपके सराउंडिंग में जितने लोग हैं, ये एज ए नेशन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम अपने आसपास ऐसा कुछ देख रहे हैं तो लाजमी रिपोर्ट करें, उन्हें बताएं। हमारे जो
इस वक्त हमारे शहरी हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये डर ज़रूर होता है कि अगर हमने ये रिपोर्ट किया तो कहीं हमारा नाम सामने ना आ जाए या कहीं हमें इस सब में ना लाया जाए। तो मैं क्लियर करते चलूँ, आपका इस सब में कोई मामला नहीं होता, लेकिन एक मौजूद शहरी होने के नाते ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अगर अपने आसपास ऐसा कुछ देख रहे हैं, एक खातून जो ऑलरेडी किसी परेशानी में मुब्तला है और उसे मदद की ज़रूरत है और उसे इतनी मोहलत नहीं मिली कि वो मदद के लिए किसी को बुलाए, तो हमें ज़रूर बुलाना चाहिए। हम अगर किसी को बुलाएंगे नहीं, किसी को बताएंगे नहीं, जैसे कि 15 एक बहुत एक आसान नंबर है। मैं अक्सर जिन जगहों पे जाती हूँ मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को भी बताएं कि किन किन सूरत हाल में हमें इस नंबर पे रब्ता करना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। हमारे पास ऐसे बहुत से केसेस रिपोर्ट भी होते हैं। अभी अगर पैनिक बटन की ही बात करूँ तो हमारे पास एक ऐसा माल रोड पर हमारे पास एक ऐसा केस आया जिसमें 2 बच्चे जो कि पैनिक बटन को प्रेस कर रहे हैं, इनिशियली वो ऐसा लगा कि जैसे बच्चे शरारत कर रहे हैं कि वो बटन को दबाते हैं, फिर वो जाते हैं रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो वापस आ रहे हैं, फिर बटन दबा रहे हैं। सो वहाँ पे जब हमने उसको कुछ देर ऑब्जर्व किया तो महसूस हुआ कि नहीं, शायद इन्हें किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो सकती है। अच्छा, 15 से लेके पैनिक बटन तक या वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन या जितने भी हमारे यूनिट्स हैं, हमारी जो SOPs हैं या हमारी जो फर्स्ट अप्रोच है वो ये कि अगर हमारे पास कोई भी किसी भी ज़राए से कोई कंप्लेन आई है तो हमने लाजमी वहाँ पर पुलिस को भिजवाना है। हमने अपनी फोर्स को डिस्पैच लाजमी करवाना है ताकि वो देख सकें कि इनको अगर मदद की ज़रूरत है तो मदद की जा सके। सो उस पैनिक बटन की सूरत हाल में भी वही हुआ, हमने फ़ोर्स को वहाँ डिस्पैच किया। जब पुलिस वहाँ पे गई या जो हमारी फ़ोर्स थी, जब जाके पता लगा तो वो मालूम हुआ कि बच्चे रास्ता भटक गए हैं। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, निकले तो थे घर से ज़ू जाने के लिए, लेकिन वो रास्ता भटक गए। अब मालूम नहीं है कि किससे मदद हासिल करें। अब बच्चे हैं, मोबाइल फ़ोन भी पास नहीं है, घर राब्ता कैसे करेंगे। तो उनसे बात करने के बाद उनसे जो क्लू लिए गए, उनकी फैमिली तक मतलब रसाई हासिल की गई और उसकी फैमिली के हैंड ओवर किया गया बच्चों को। तो ये पैनिक बटन की हमारी ये स्टोरी है। इसी तरह हमारे पास और भी आते हैं क्योंकि सेफ सिटी में माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। ठीक है। स्पेसिफिकली अगर जैसे मैं वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की हेड हूँ, इसी तरह बच्चों के हवाले से अगर बात करें तो वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी है हमारा। अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करते हैं तो मेरा प्यारा है जो कि इसके लिए काम कर रहा है। अगर अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ मिलती हैं तो मेरी पहचान उसके लिए काम कर रही है। सो ऐसा कोई हमने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा, कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ी कि जिसके हवाले से हम काम ना करें, यानी कि पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी। और काम करने का मकसद एक ही है कि हमने कहीं ना कहीं अपने जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं या जो हमारे शहरी हैं उनके लिए हमने हिफाजत का जो दायरा कार है उसे हमने वसी करते रहा। आई एम रियली ग्लैड कि आप लोगों ने मुख्तलिफ सेक्टर्स को टच किया। आपने भी पहले बात की अक्सर साहिबा के कैसे रिस्पॉन्स नहीं करना, लेकिन जो इर्द गिर्द लोग हैं समटाइम्स दे बिकम द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। वो कहीं ना कहीं एक चीज़ को ट्रिगर करने में या एस्केलेट करने में समहाउ कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको कैसे रिस्पॉन्स देना है, और इस केस में हमने देखा कि जो लोग थे उन्होंने रिस्पॉन्ड करने के लिए हेल्प को किया, लेकिन एट द स्पॉट जो इर्द गिर्द के लोग हैं हाउ दे शुड रिस्पॉन्ड। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आ गई आपके इर्द गिर्द में जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि कोई एक स्पेसिफिकली कोई विक्टिम बन गया और उसे मदद की ज़रूरत है, तो खामोश तमाशाई बनने से बहुत बेहतर है कि उस वक्त में उस सिचुएशन को हैंडल किया जाए और उसे हमें हर हाल में रोकना। जब तक कि हमारी फोर्स पहुंच नहीं जाती या कोई मदद जिसके लिए आपने रिक्वेस्ट की है वो मदद आप तक आ नहीं जाती, हमें हर हाल में उसे रोकना है इससे पहले कि किसी की जान माल या इज़्ज़त का कोई ख़तरा बन जाए। ये बहुत ज़रूरी है। सो इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुल से मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगी कि अपने आस पास नज़र ज़रूर रखें। हम जब भी बात करते हैं, कहीं भी जाते हैं, ख़ुसूसी तौर पर जब मैं किसी खातून के मतलब ख़वातीन के कॉलेजेस में जाती हूँ तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंतज़ार करें कि आप किसी सिचुएशन में विक्टिम बनेंगी तब आप मदद के लिए किसी को पुकारेंगी। अभी से हमें अपनी ख़वातीन को इतना एम्पावर करना है, उन्हें इस बात का भरोसा दिलाना है कि आप अकेली नहीं हैं। सुने ज़रूर, आपके साथी हैं, आप कहीं पे बैठी हैं, आपके साथी हैं, आपके साथ काम करने वाले या पढ़ने वाले हैं, उनकी बात सुने ज़रूर, क्योंकि हम नहीं जानते कब किसकी ज़हनी कैफियत किस तरह की है। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के कोई जंग लड़ा है, तो हमें सुनना ज़रूर है और उसे समझना है। और बजाय इसके कि असल में एक और मामला भी है कि हम इस बात से भी डरते हैं कि कहीं हमारे हवाले से कोई बातें उड़े ना या हमें मजाक ना बनाया जाए हमारे बारे में। सो हमें कहीं ना कहीं इस बात को अपनी ज़िम्मेदारी को समझने की अशद ज़रूरत है कि हमें उस परेशानी को सुनना और समझना, उसे हल करने की कोशिश करनी है, रादर देन कि हम उसका मजाक बनाएं या उसे कोई गॉसिप के हवाले से कोई ना कोई टॉपिक मिल जाए। ये करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम उस इंसान को
क्योंकि हमारे पास वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के साथ 15 पे भी ऐसी कॉल्स आती हैं जहाँ पे ख़वातीन वो बताती हैं कि हम इस वक्त इस ज़हनी कैफियत में हैं कि हमारे लिए ज़िंदगी का खात्मा करना बहुत आसान है, बिल्कुल सही, जीने से ज़्यादा उन्हें मरना आसान लग रहा है। सो हमारी उस वक्त में जो रिस्पॉन्स होता है वो ये कि हम सेम टाइम पे 2-3 लोग उस एक खातून के साथ इंगेज हो जाते हैं कि एक अगर उनकी काउंसलिंग कर रही है कि हमें इसे रोकना है, दूसरी उनकी लोकेशन ट्रेस करवाने के साथ साथ पुलिस को इंगेज करना, पुलिस को डिस्पैच करना, और तीसरे का काम ये होता है कि उसको खबर रखना है कि पुलिस पहुंची नहीं पहुंची, कितनी देर में पहुंचेगी, ताकि वो पहले वाले को बता सके कि इतनी देर तक और इंगेज करके रखना है हर हाल में। और ऐसा भी नहीं है कि हमने पुलिस को वहाँ पे रिस्पॉन्स करवा दिया तो उसके बाद हमारा काम ख़त्म हो गया। हमने इस बात को इंश्योर करवाना है कि आइंदा के लिए भी इसकी वो जो ज़हनी कैफियत उसे बदलना है, ताकि आइंदा के लिए भी ये दोबारा ये कदम ना उठाए। बिल्कुल सही। सो हमें ख़वातीन के लिए, मैं यहाँ पे क्योंकि मैं वर्चुअल की इंचार्ज हूँ तो इसलिए मेरा डिस्कशन में ज़्यादा ख़वातीन आ रही हैं, लेकिन इस माशरे में रहने वाले हर इंसान के लिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम उसके लिए ज़िंदगी को ज़रा आसान बना दें, जितना मैक्सिमम हम बना सकते हैं। और अभी आपने जो ट्रस्ट फैक्टर की बात की अक्सर साहिबा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज ए वेमेन आई फील कि हमारा जो ट्रस्ट लेवल है, या हम रिलक्टेंट होते हैं किसी भी चीज़ को रिपोर्ट करने के हवाले से, और वही बात है कि ये मामला कहीं ना कहीं रूमर ना आ जाए, कोई इस तरह की चीज़ ना हो जाए, हमारा नाम ख़राब ना हो। तो इसके लिए अगर सेफ सिटी कोशिश कर रही है, इदारे कोशिश कर रहे हैं, तो वही बात है अक्सर साहिबा वाली कि एक दूसरे के लिए सपोर्टिव होना बड़ा ज़रूरी है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई, और अल्लाह करे कि ये जो पैनिक बटन्स हैं ये ख़वातीन की सिक्योरिटी, सेफ्टी के लिए तमाम तर चीज़ों को बेहतर करें, और इसका जो इम्प्लीमेंट है या नफाज है बहुत बेहतर अंदाज में। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। आप कुछ पोलियो के हवाले से बात करेंगे। सॉरी मेरा ना गला ही बैठ गया सुबह सुबह। अच्छा जी, नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने जी जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला जिसमें वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान शामिल है, इसमें पोलियो के जो 2 नए केसेस हैं उनकी रिपोर्ट हुए हैं, तस्दीक की है, जिसके बाद रवा साल पाकिस्तान में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 23 हो गई है। पोलियो जिसके हवाले से हम बाहर बात कर रहे हैं कि एक लाइलाज बीमारी है जो बच्चों को उम्र भर की माजूरी में मुब्तला कर सकती है, और ये वायरस बिलखसूस उन इलाकों में तेज़ी से फैलता है जहाँ वैक्सीन तक की जो रसाई है वो बड़ी महदूद है, या वालिदैन जो हैं वैक्सीन पिलवाने से इनकार करते हैं। नेशनल EOC की जानिब से मुल्क भर में पोलियो के ख़ात्मे के लिए जी आला मयार की मुहिमात जारी हैं। रवां साल 1 सितंबर से मुल्क गिर पोलियो मुहिम का आगाज़ होने जा रहा है, और जिसमें जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में ये मुहिम जो है 15 सितंबर से शुरू होगी। और मुहिम किन किन इलाकों को कवर करेगी, बच्चों में ये जो रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस, इनकी वजूहात और सारा मामला जो इस कैंपेन का, इसके हवाले से हम बात करेंगे। ज़ियाउर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम के, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। सर बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। ये जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से ये बताइएगा कि ये कहाँ किन किन इलाकों में केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और ये ख़तरा जो है मखसूस इलाकों तक महदूद है या कोई ऐसी वजह है, क्या ऐसे मामलात हैं, थोड़ा सा डिटेल हमें दीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। जैसे आपने बताया कि 23 केसेस इस साल अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। इसमें जो 15 केसेस हैं पोलियो के वो खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए हैं, और उसमें भी 13 केसेस साउथ खैबर पख्तूनख्वा से, जनूबी अजला से रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा सिंध से 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 1 पंजाब से और 1 गिलगित बल्तिस्तान से। जो अभी की सिचुएशन है उसमें जो एनवायरमेंटल सैंपल्स हम कलेक्ट कर रहे हैं और बाकी जो केसेस आ रहे हैं उनको अगर देखा जाए तो इस वक्त पोलियो बहुत बड़े लेवल पर फैल चुका है, और ख़तरा उन बच्चों के लिए जिनके वालिदैन मुसलसल जो है वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिला रहे या उनको छुपा देते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हमें कुछ एक्सेस के भी इश्यूज़ हैं, जहाँ पोलियो वर्कर्स जा नहीं पाते अपनी ड्यूटी पर, तो वहाँ से भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें स्पेशली जो है जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के अजला शामिल हैं। अब जो हम ये 23 केसेस देखते हैं, ये 23 बच्चे हैं, ये 23 फैमिलीज़ हैं बेसिकली, और ये 23 बच्चे वो बच्चे हैं जिनके वालिदैन ने पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार किया,
और अगर ये पिला देते तो उनको उम्र भर की माजूरी से बचा सकते थे, लेकिन उनके एक ज़रा सी गफलत से अब उनके बच्चे उम्र भर के लिए माजूर हो गए, अपनी फैमिली के ऊपर एक बोझ बन गए हैं। तो इसलिए हम हर कैंपेन में वालिदैन से अपील करते हैं कि वो अपने बच्चों को लाजमी पोलियो के कतरे पिलाएं, ताकि एक तो पाकिस्तान से इसका ख़ात्मा हो सके। और आपको पता होगा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अब सिर्फ 2 मुल्क रह गए हैं जहाँ से पोलियो का ख़ात्मा होना है, और बाकी दुनिया ने इसको एरेडिकेट कर दिया है। बल्कि कुछ ममालिक तो भूल भी चुके हैं, क्योंकि 20 साल 25 साल पहले उन्होंने पोलियो का ख़ात्मा कर लिया था। तो ये बहुत ज़रूरी है एज अ नेशन भी कि हम पोलियो का ख़ात्मा करें, और ये जो बच्चे हमसे माजूर होते जा रहे हैं ये इनको हम बचा सकते हैं। पोलियो के 2 कतरे पिलाकर हम उनको बचा सकते हैं, और इसलिए बार बार हुकूमत कैंपेन्स शुरू करती है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को बचा सकें। अगर ये कैंपेनें ना हो पाती तो आज ये तादाद हज़ारों में होती। अच्छा ज़िया-उर-रहमान साहब, वालिदैन अक्सर ये बार सवाल करते हैं कि हम बार बार बच्चों को पोलियो के कतरे क्यों पिलाए जाते हैं, 1 या 2 बार काफ़ी नहीं होते। मैं पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से आई रियली वांट कि आप इस बात को भी क्लियर करें कि ये जो कंसर्न रहता है, और फिर जो पेरेंट्स रिलक्टेंट होते हैं, ज़ाहिर उसकी मल्टीपल रीजंस हैं कि वो अपने बच्चों को कतरे नहीं पिलाते, और जिन इलाकों का आप जिक्र कर रहे हैं वहाँ कुछ और जो एक माइंडसेट मौजूद है समहाउ कहीं ना कहीं। तो ये जो 1 या 2 बार पिलाना क्या काफ़ी नहीं होता जो बारहा पिलाए जाते हैं, जो पेरेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं? जी देखिए, पोलियो के जो कतरे हैं ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, मतलब आप पोलियो से बचाने के लिए पिला रहे होते हैं कतरे, और 2 कतरे सिर्फ पिलाते हैं। एक दफ़ा अगर किसी को पोलियो हो जाए और तो वो उम्र भर के लिए बच्चा माजूर हो जाता है, उसके बाद दुनिया में कहीं इलाज नहीं है पोलियो का, उसने माजूर ही फिर रहना है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हर कैंपेन में पिलाएं। अब आप भी आपको पता है कि कोई भी बीमारी हो उसमें जो है बार बार हम दवा लेते हैं और काफ़ी दिनों के लिए लेते हैं, लेकिन ये पोलियो में हम 2 कतरे हर कैंपेन, यानी महीने बाद 2 महीने बाद जब भी कैंपेन आती है, और वो कैंपेन इस बेसिस पर होती है कि जो प्रोग्राम है वो एनवायरमेंटल सैंपल्स कलेक्ट करता है डिफरेंट जगहों से। 127 साइट्स हैं थ्रू आउट द कंट्री जहाँ से एनवायरमेंटल सैंपल्स लिए जाते हैं, लैब में देखे जाते हैं कि क्या एनवायरमेंट में अभी भी पोलियो का वायरस पाया जा रहा है, यानी जिन इलाकों में पाया जाता है फिर वहाँ पर कैंपेन्स होती हैं ताकि बच्चों तक वायरस ना पहुँच सके। स्पेशली वो बच्चे जिनकी वैक्सीनेशन नहीं होती वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में होते हैं, और हमारी इसलिए बार बार कोशिश होती है कि बच्चों के लिए कैंपेन हो और उसमें उनको वैक्सीनेशन की जा सके ताकि वो बच सकें उम्र भर की माजूरी से। ठीक हो गया। अभी आपने ज़िया-उर-रहमान साहब ख़ुद भी जिक्र किया कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ये 2 वाहिद मुल्क हैं जहाँ पे अब पोलियो वायरस मौजूद है और यहाँ पे केसेस रिपोर्ट होते हैं। और पाकिस्तान में तो कई दफ़ा ऐसा पॉइंट आया है कि हमें लगा कि हमने पोलियो से छुटकारा हासिल कर लिया है और केसेस रिपोर्ट नहीं हुए, फिर एकदम से 1 या 2 केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं और फिर हम वहीं पे आ जाते हैं। क्या वजह है कि हम बिल्कुल ख़ात्मा नहीं कर पा रहे हैं? एक तरफ तो ये फैक्टर आई अंडरस्टैंड कि लोग नहीं पिलाते अपने बच्चों को पोलियो के कतरे, लेकिन ख़त्म होने के करीब होना और बिल्कुल केसेस रिपोर्ट ना होना, फिर एकदम से केसेस का सामने आ जाना। जी देखें, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है वो पोरस बॉर्डर है, उसमें से लोग इस साइड से भी जा रहे हैं, उस साइड से भी आ रहे होते हैं, ये आमदोरफ़्त चल रही होती है दोनों साइड पर। वहाँ से बहुत सारे लोग इलाज के लिए और बाकी कारोबार के गर्ज से भी आते हैं, यहाँ से भी लोग जाते हैं हमारे लोग। तो ऐसे बहुत दफ़ा हो चुका है कि अफ़गानिस्तान में पोलियो का ख़ात्मा हो रहा होता है, उनके करीब होते हैं, वायरस यहाँ से चले जाते हैं। ऐसे भी हुआ है 2023 में कि जब हम बहुत करीब थे पोलियो के ख़ात्मे की तरफ, और 15 महीने तक पाकिस्तान में पोलियो वायरस नहीं था, और हम बहुत करीब थे कि हम इंटरनेशनली सर्टिफाइड हो जाएं कि पोलियो का ख़ात्मा हो चुका है पाकिस्तान से। 2023 में अफ़गानिस्तान से वायरस आया। तो इसको जो हम कंसिडर करते हैं एज 1 ब्लॉक कंसिडर करते हैं अफ़गानिस्तान पाकिस्तान, जिसका मतलब है कि पोलियो का अगर ख़ात्मा होगा तो दोनों मुल्कों से एक साथ होगा, मिलकर होगा। इसलिए हमने इस साल की जो पहली 2 बड़ी कैंपेन्स थी, जिसमें पाकिस्तान में 4.5 करोड़ बच्चों की वैक्सीनेशन हुई, अफ़गानिस्तान में भी तकरीबन 1.2 मिलियन के करीब बच्चों की वैक्सीनेशन हुई, ये एक सिंक्रोनाइज थी। एक ही टाइम पर कैंपेन शुरू हुई दोनों मुल्कों में, ताकि एक ही टाइम पर जो है वैक्सीनेशन हो और इम्यूनिटी बिल्ड हो दोनों साइड पर। और ये फैक्ट है कि दोनों मुल्कों ने मिलकर काम करना होगा, तभी पोलियो का ख़ात्मा होगा। बिल्कुल ठीक है। ज़िया-उर-रहमान साहब, आप थोड़ा सा हमें बताइएगा कि ये रुकावटें
ज़ाहिर है इसको एरेडिकेट करना पाकिस्तान की प्रायोरिटी है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इंटरनेशनली देखा है कि जब ट्रैवल करना होता है, दीगर मामलात होते हैं, अब 2 कंट्रीज़ हैं उसमें भी आप पोलियो का ख़ात्मा नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। थ्रेट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, एक बार फिर बताइएगा। देखिए, जो जहाँ तक आपने ट्रैवल की बात की है, ये एक हमारे लिए एक एम्बेरसमेंट भी है। हम कहीं भी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, हमें पोलियो के कतरे पीने होते हैं, हमें कार्ड बनाना होता है। ये एम्बेरसमेंट ही हमारे लिए इस वजह से है कि हम ये पोलियो का ख़ात्मा नहीं कर पा रहे। अब इसमें यह कि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। कुछ इलाके जैसे मैंने बताया वहाँ पर हमारी टीमें नहीं जा पा रही थी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी वहाँ पर कैंपेन्स हो जाएंगी तो वहाँ से हमें अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। लेकिन कुछ सेटल एरियाज़ भी हैं, जैसे मैं मिसाल कराची शहर, कराची में काफ़ी सारे वालिदैन वहाँ पर इनकार कर देते हैं अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से। इसकी वजह से वहाँ पर वायरस की सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है और ख़तरा होता है कि जिन बच्चों ने पोलियो के कतरे नहीं पिए उनको पोलियो का मर्ज़ लाहक हो सकता है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर हमारे पास फ्रंट लाइन वर्कर्स, फीमेल फ्रंट लाइन वर्कर्स नहीं हैं, जिसमें अगेन खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, बलूचिस्तान के इलाके हैं। तो इस वजह से भी एक कम्युनिटी में रेजिस्टेंस होती है कि वो अपने बच्चों को जो पोलियो के कतरे नहीं पिलाते। लेकिन हम बार बार अपील कर रहे हैं पेरेंट्स से कि वो खुदारा एक वो करें, अपने बच्चों को वैक्सीनेट करें। और ये जो कैंपेन आ रही है सितंबर 1 से, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अपने बच्चों को वैक्सीनेट करके पोलियो से उनको बचा सकते हैं। ठीक हो गया। इन ज़ियाउर रहमान साहब, हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये जो पोलियो के बाज़ केसेस हैं, ये हमने हमेशा देखा चंद मखसूस इलाकों में, जैसे भी आपने कराची का भी जिक्र किया कि कराची में पेरेंट्स इनकार कर देते हैं, हालांकि एक ऐसा मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ पे आई थिंक अवेयरनेस बाकी इलाकों से ज़्यादा होनी चाहिए। अवेयरनेस के लिए भी कि बच्चों को कतरे पिलाने में कोई बुराई नहीं है, ये उनकी ज़िंदगी का मामला है, एक पूरी ज़िंदगी माजूरी से बचाने का मामला है। आप लोग क्या कैंपेन के साथ साथ ये जो अवेयरनेस का मामला है इसके हवाले से भी बताइएगा। जी, इसमें देखें पाकिस्तान के कुछ मखसूस इलाकों से केसेस बार बार आ रहे हैं। इसमें मैं एक एग्जांपल दूंगा। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में एक जो यूनियन कौंसिल है दरअज़ंदा, वहाँ से लास्ट ईयर 10 केसेस आए, 10 केसेस आए, क्योंकि वहाँ पे वैक्सीनेशन कैंपेन्स नहीं हो रही थी। वहाँ पे पोलियो टीम्स को सिक्योरिटी के कुछ खदशात की वजह से एक्सेस नहीं थी, तो वहाँ से केसेस आए, वालिदैन इनकार कर रहे थे। ठीक है, और इसके लिए हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। हम जैसे कराची हो गया, बाकी बड़े शहर हुए, हम हर दफ़ा हम पोलियो जब भी मुहिम स्टार्ट होती है हम मीडिया कैंपेन चलाते हैं, अवेयरनेस होती है। लोकल लेवल पर जो उलेमा हैं और जो डॉक्टर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी खिदमात लेते हैं ताकि जहाँ पर वालिदैन को कोई मालूमात की ज़रूरत हो, जहाँ पर उनको सपोर्ट की ज़रूरत हो, हम वो प्रोवाइड करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो कन्विंस हों और अपने बच्चों को लाजमी जो है पोलियो के 2 कतरे पिलाएं ताकि उनकी जो है वो माजूरी से बच सकें बच्चे। ज़ियाउर रहमान साहब, इस कैंपेन के हवाले से कब शुरू हो रही है और कब इसका इख्तिताम होगा, किन इलाकों में किस टाइम पे होगी? इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से आप पोलियो कैंपेन को लेकर कोई भी मैसेज देना चाहें। जी, 1 सितंबर से पाकिस्तान भर में जो हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे पोलियो का वायरस इस वक्त बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में है, वहाँ पर नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कैंपेन शुरू कर रहे हैं। और इस कैंपेन में 2 करोड़ 70 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसका मकसद ये है कि उनकी इम्यूनिटी बेहतर हो और जो पोलियो से उनको बचाया जा सके। इसके साथ साथ अक्टूबर में और दिसंबर में 2 बड़ी नेशनल लेवल की कैंपेन्स भी होंगी, जिसमें 4.5 करोड़ से ज़ायद जो बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे दिए जाएंगे। और हर कैंपेन में तकरीबन 4 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स ये खिदमात सर अंजाम देते हैं, घर घर जाते हैं। इसके अलावा मेरी वालिदैन से एक अपील है कि जब भी जो बच्चे हैं पैदाइश से लेकर 15 महीने तक, उनको लाजमी जो है वो हिफाजती टीका जात का कोर्स करवाएं, क्योंकि उसमें 12 डिफरेंट किस्म की बीमारियों के टीके हैं। हुकूमत पाकिस्तान ये मुफ्त फराहम करती हैं और ये हिफाजती जो टीका जात
के सेंटर्स हैं वहाँ पर ये मुफ्त दिए जाते हैं, जिसमें बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनसे आप बच्चों को बचा सकते हैं और आपको अस्पतालों का जो है विज़िट नहीं करना पड़ता। बहुत सारी बीमारियाँ जो है ऐसी बचाई जा सकती हैं। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है ज़ियाउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। इस वक्त ज़ियाउर रहमान तर्जुमान पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम हमारे साथ मौजूद थे। जी, ये कैंपेन का आगाज़ होने जा रहा है और जिन इलाकों की मैंने जिक्र भी किया, लेकिन उसके साथ साथ आपके दरवाजे पर अगर पोलियो की टीम आती है तो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं, क्योंकि वही बात है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो वाहिद मुल्क हैं जिसके अंदर पोलियो अभी भी मौजूद है। पोलियो के केसेस रिपोर्ट होते हैं, एक पॉइंट लगता है कि ख़त्म हो गया है और फिर दोबारा से केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे इलाकों में रसाई के इशू के साथ साथ पेरेंट्स का अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ना पिलाना एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये बीमारी ख़त्म होने की बजाय बढ़ रही है। सो आज हमने सोचा कि इस कैंपेन के हवाले से बात की जाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। मैं इस डिजिटल स्कैम के हवाले से जो चंद दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर आया, जिस पे डकी भाई को गिरफ्तार किया गया, जो कि एक जुआ एप्लीकेशन थी, इसको प्रमोट करने के हवाले से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करेंगे। डॉक्टर सारा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सारा, थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। ये एक बड़ा साइकोलॉजिकली हम लोगों को, या इस आजकल बच्चों के अंदर एक चीज़ आ गई है कि जी शॉर्टकट है, व्लॉगिंग करते हैं, पैसे कमाते हैं और फिर ये जो व्लॉगर्स प्रमोट कर रहे होते हैं उस पर आंखें बंद करके भरोसा कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर हम थोड़ा एवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट से देखें तो ये जो डिज़ायर है ना फॉर हैविंग मोर, ये शुरू से चल रही है। ये एक अडैप्टिव मैकेनिज़्म है जो कि हमारे इंसेस्टर से चल रहा है। सर्वाइवल होता था, मेटिंग पर्सपेक्ट्स होते थे, जिसके पास ज़्यादा जल्दी वो टूल्स इकट्ठे कर लेता था या फूड इकट्ठा कर लेता था शेल्टर के लिए। ये शुरू से एक चल रहा है। तो एक इंसेस्ट्रल ड्राइव है जो स्टार्टिंग से हमारे साथ है। अब अगर मैं आजकल का बात करूं तो ये जो ड्राइव है ना, ये जो हम आजकल ये जो एक फास्ट ड्राइव फॉर इजी मनी, वो दैट इज़ नॉट फॉर एब्सोलूट वेल्थ, दैट इज़ फॉर रिलेटिव वेल्थ, फॉर हैविंग मोर। मतलब ये है कि हम लोग बहुत मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। हम ये नहीं चाह रहे कि हम लोग फिक्स कर लें और सारी चीज़ें, नहीं, ये चल रहा है कि हमें और चाहिए, हमें उससे ज़्यादा चाहिए। अब जब वो हम हासिल कर लेते फिर हम उससे भी ज़्यादा चाहिए। तो ये एक हायरार्की है जो चल रही है। और अगर मैं बात करूँ ग्रीड जो है रिप्रेजेंट करता है सबसे लोएस्ट इंसान की सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो सबसे लोएस्ट है। वो लोएस्ट क्यों है? क्योंकि इंसान जो है वो समझता है कि अगर हम इजी मनी हासिल कर लेंगे, अब ये हर इंसान नहीं इजी मनी की तरफ जाता, ये वही लोग जाते हैं जिनके अंदर जो ज़िंदगी में मीनिंग, पर्पस, एम्स, गोल्स, विजन से बहुत दूर होते हैं। वो इसी इजी मनी की तरफ जाएंगे। अब मैं अगर बात करूँ, ये एक फ्लॉ नहीं है, ये हमारा ठीक है, एक एंसेस्ट्रल हमारा एक चल रहा है। बट अब जिस तरह मनी जो है ना, जब मनी होता है तो हम रीइंफोर्स फील करते हैं, वो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी चीज़ों को पूरा करता है। सिक्योरिटी, फूड, एवरीथिंग जो हमारी मतलब बेसिक हमारी नेसेसिटीज़ जो होती हैं वो सब पूरा करता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं दैट अगर हम और लेंगे, और की ये सारी और की शिद्दत है। अब बहुत सारे लोग हैं, अब हम भी हैं, हम लोग भी देखते हैं व्लॉगर्स, एवरीथिंग, बट वी नो दैट दिस इज जस्ट रबिश। रबिश किस तरह है? अब जैसे दे कॉल्ड इट फैमिली व्लॉगिंग, जो कि फैमिली व्लॉगिंग होती नहीं है। इट्स सो स्टूपिड, इट्स एक्चुअली बुलशिट। लेकिन हम देखते हैं, सारी आवाम देखती है, इवन हम लोग भी। अब जैसे मैं ये कह रही हूँ, लेकिन मैं भी जब कभी स्क्रॉल कर रही हूँ तो आ रहे होते हैं। आप ये देखें, हमारी आवाम देखना चाहती है। हाँ, एग्जैक्टली। हमने उनको यूज टू कर दिया ना somehow, इस तरह का कंटेंट दिखाकर। एग्जैक्टली। और ये जो अब जो भी ये मतलब ये जो प्रोपेगेंडा डकी के रिलेटेड हुआ है, इस तरह के तो बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो प्रमोट कर रहे हैं। कुछ यहाँ होके कर रहे हैं, कुछ छुप के कर रहे हैं। बहुत सारे क्रिकेटर्स भी, बहुत सारे रिनाउंड नेम्स हैं जिनका नाम नहीं आ रहा सामने, लेकिन वो कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी किस्मत ख़राब हो जो है वो पकड़ा गया इस चीज़ में। लेकिन हमारी आवाम सुनना चाहती है, हमारी आवाम इसी को एंटरटेनमेंट कहती है। अब देयर सो मेनी एजुकेशनिस्ट, बहुत सारे लोग, हम लोग डॉक्टर्स सारे, अब हम लोग भी प्रमोट करते हैं। बट हमारी फैन फॉलोइंग, उनकी फैन फॉलोइंग, व्यूअरशिप इज, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, अ मैसिव डिफरेंस। तो वो क्यों है? आवाम देखना चाहती है। और अब मतलब हम उनको कह रहे हैं कि जी उसने ये किया, वो किया, वो सुनना चाहती है, वो देखना चाहती है। अब अगर हम साइकोलॉजिकली इस पे बात करें तो अब जो लोग इजी मनी, ये जब आप हासिल करना शुरू होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा कुछ इंसान के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं कि जब वो जो है ना मैसिव, अब अगर हम गैम्बलिंग वगैरह की बात करें, क्रिप्टो की बात करें, ये सारी चीज़ों के जब इंसान इसकी तरफ जाते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी ज़ाया करता है।
ये जितनी क्रिप्टो ऐप्स हैं, जितनी भी हैं, इसमें आप जितना ज़्यादा पैसा अंदर फेंकेंगे आपको उतना ही रेवेन्यू मिलेगा। मतलब आपको बहुत सारा, यू हैव टू गो थ्रू मैसिव लॉसेस, ठीक है। उसके बाद फिर जब इंसान को वो पैसा हासिल हो जाए, इंसान कहता है वाह, ओह, साइकोलॉजिकली आपको फ़ौरन वो जो है ना वो अट्रैक्ट करती है वो चीज़ की, तो एक सेकंड में मिल गया मुझे, ठीक है। अच्छा, जब ये होता है उसके बाद फिर एक गैम्बलर्स फैलेसी आ जाती है। गैम्बलर्स फैलेसी क्या होती है कि अच्छा मुझे ये मिल गया, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ नहीं होगा, मेरे साथ बुरा नहीं होगा, कोई बात मैं दोबारा करता हूँ, कोई बात मैं दोबारा करता हूँ। और इन सब चीज़ों में क्या होता है कि उसके रिलेशनशिप्स, उसके सोशल स्किल्स, ये सब चीज़ें पीछे हो जाती हैं। अगर आप इनको देखें, अब मैं वही जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, यंग क्लाइंट्स जितने भी जिनको मैं डील करती हूँ, उनको मैं यही कहती हूँ कि जो दिख रहा है ना उस पर ना आप पूरा बिलीव करें। जो आपको नज़र आ रहा है, एस्ट्रोलॉजी हो गई, डकी हो गया, रजब हो गया, सब जितने भी हैं ये सारे। अच्छा, ये सबसे डॉक्टर सारा, मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करूँगी। आई रियली वांट कि अब आपने एक बात की कि हमारी आवाम के देखना चाहती है। अगर आपको पढ़ा लिखा कंटेंट, इवन हम टीवी की बात करते हैं, सोशल मीडिया, टीवी एक बड़ा, आई बिलीव कि एक मोतबर प्लेटफॉर्म होता था समहाउ, कि एक बड़ा जर्नलिस्ट, अच्छा जर्नलिस्ट कुछ बोल रहा है, उसकी एक वैल्यू होती है। बट एट द सेम टाइम वो टाइम हमारे इर्द गिर्द जो हमारे लोग भी होते हैं, उनकी साइकोलॉजिकल जो कंडीशन है वो भी ऐसी हो गई कि आप ऐसा कंटेंट करें कि आप वायरल हो। ये जो वायरल होने वाला आइडिया है ना, ये समहाउ आई बिलीव कि हमारी क्वालिटी को इफ़ेक्ट कर रहा है, और जो लोगों को हम आदत डाल चुके हैं और डालते ही चले जा रहे हैं कि आपने जो ट्रैश कंटेंट है उसको प्रमोट करना है, आपको पढ़ा लिखा कंटेंट डाइजेस्ट ही नहीं होगा किसी भी सूरत ऐसे। अच्छा, अब ये भी ना ऑब्वियसली हम ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिस तरफ जो नहीं इन चीज़ों पे मतलब यकीन करते हैं, लेकिन आजकल वो बन गया है, जो दिखता है वो बिकता है। अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन मतलब आ गई भी है। अब लोगों ने अपना कारोबार चलाना है, मार्केटिंग करनी है, सारा कुछ करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो आवाम नहीं देखेगी। अब आवाम का साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है वो ये है मनी प्रॉब्लम्स। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है मनी, विजन नहीं है, गोल नहीं है, एम नहीं है। आप अगर छोटे स्कूल्स के बच्चे से अगर पूछे बेटा आपने क्या बनना है बड़े होके, आधी से ज़्यादा बच्चे आपको कहेंगे पता नहीं। और फिर एक ही सवाल आता है कि बेटा जब डेस्टिनेशन ही नहीं पता तो रोड मैप कैसे बनाओगे। ठीक है, आप मैं ये नहीं कहती कि जी सोशल मीडिया जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर अर्निंग मनी, दैट नो डाउट ऑन दैट, बट आप इसको अच्छे तरीके से भी हेल्दी यूज़ भी कर सकते हैं। अब हमारी आवाम खुद इनको प्रमोट करती है ना, तभी इनको फेम मिलता है। आवाम नहीं करेगी तो इनको फेम नहीं मिलेगा। सेम गोज़ फॉर, अगर आपने ईद पे देखा होगा मार्केट्स वगैरह में, खाड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा जी प्राइसेस हो रही हैं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है बहुत, बट पीपल आर एक्चुअली बाइंग इट, सो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो वही वाली बात है ना, इट ऑल कम्स ऑन दी अवाम। ये इस साइकोलॉजिकल जाल या ट्रैप जिसको हम कह रहे हैं, जिसमें हम लोगों को ऐसी ऐप्स की तरफ, ये डकी वाला जो केस है, मैं स्पेसिफिकली इसकी बात करना चाहूँगी। लोग इसमें कैसे बच सकते हैं, कैसे बचाया जा सकता है कि हर चीज़ जो आप देख रहे हैं, जो प्रमोट की जा रही है, ये ठीक नहीं है। आई वुड से देयर आर सो मेनी पीपल। अब अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको शऊर जब हासिल हो जाता है तो आप अपने आप को भी एजुकेटेड रखें और दूसरे को भी रखें। अब मैं तो कभी इन्फ्लुएंस नहीं हुई, मेरे साथ बहुत सारी अवाम है 50% जो नहीं इन्फ्लुएंस हुए। आप कभी इन्फ्लुएंस हुई? नहीं, कभी भी नहीं हुई। अभी हम पीछे भी यही बात कर रहे थे ना कि हम तो कभी इन्फ्लुएंस होते ही नहीं। जब भी इनके नाम आते हैं व्हाट डू वी से, रबिश, स्टूपिड, ठीक है, देखना ही पसंद नहीं करते। इट्स ऑल स्टूपिड। कोई है ही, कोई मुझे कंटेंट का कोई मुझे समझा देना कि कंटेंट का क्या है, क्या मजा आता है। आप उनकी व्यूअरशिप डॉक्टर सारा देखें, इतनी मैसिव है कि मतलब अगर एक वीडियो के ऊपर 2 to 3 मिलियन व्यूज आ रहे हैं तो आपकी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहा है, और एज अ सोसाइटी हम उनकी क्या अपब्रिंगिंग कर रहे हैं। बहुत कम लोग रह गए हैं जो वाकई एक्सेल करते हैं, विच मेक देयर कंट्री प्राउड। और बहुत सारे अब यही हमारे पास आधे जो यंगस्टर्स हैं वो यही क्वालिटी के आ रहे हैं। अब वो खुद देखना चाहते हैं। हाँ, उनके लिए अब ये है, मैं ये बता सकती हूँ कि साइकोलॉजिकली आपको किस तरह अफेक्ट करता है। अब जिन लोगों को इजी मनी, फोमो, उसके बाद ये जितना गैम्बलिंग एप्स, जितना भी मतलब ये जिनको भी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है, वो 3 चीज़ों की तरफ जाते हैं। एडिक्शन फॉर मनी, एडिक्शन फॉर गैम्बलिंग, उसके बाद OCD, ऑब्सेसिव एंड कंपल्शंस, उनको बार बार आती हैं परफेक्शनिज्म की तरफ, और हमारे पास जो है वो फिर तीसरा आता है कि इनको
मेंटली डिप्रेस्ड फील करना शुरू हो जाते हैं, एंजाइटी बहुत होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा जो भी क्रिप्टो या जो भी इस तरह की ट्रेडिंग एप्स वगैरह यूज़ करते हैं तो आपने उनको देखा होगा दे आर कॉन्स्टेंटली ऑन द फोन, दे कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स, जिससे उनके रिलेशनशिप्स, उनकी सब चीज़ें जो है वो सफ़र करते हैं। अब हम लोग जब ट्रीटमेंट करवाते हैं ना तो हम क्या करवाते हैं, हम कहते हैं हम कंडेम या क्रिटिसाइज नहीं करते मनी को, हम कहते हैं कि आप एक हेल्दी रिलेशनशिप मनी के साथ बनाएं। और ये वही बंदा ठीक हो सकता है जिसने वाकई ये लत छोड़नी है, वरना ये लत इतनी बुरी है कि ये मतलब ये कब्र तक साथ जाती है आपके, और फिर इस्लामिकली भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हैं। ये सब हम ये साइंटिफिकली नहीं बात करें, मेडिकली नहीं बात करें, तो वैसे भी इनके बहुत ज़्यादा बैड कॉन्सिक्वेंसेस। अब आप अगर इन ब्लॉगर्स को देखें, मुझे 100% यकीन है कि इनकी बैक लाइफ जो है इट्स नॉट लाइक दिस, एंड दे आर नॉट इवन गुड विद देयर स्पाउसेस वगैरह। मैं नहीं समझती इनकी इज्जत है अपनी औरतों को, अपनी फैमिली को इस तरह सरेआम जो है वो दिखाना। अब जाहिर है ये जो हम फैमिली व्लॉगिंग है, मुझे इसका आइडिया, वैसे तो हर एक की पर्सनल चॉइस है, बट आई बिलीव द आइडिया ऑफ दिस होल थिंग इज समथिंग कि हम अपनी लाइफ को पब्लिक करें एंड वी एक्सपेक्ट कि अब लोग उसमें इंटरफेयर भी ना करें। लेकिन जब आपने एक चीज़ पब्लिक कर दी है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि लोग आपके घर में घुस के बात नहीं करेंगे? दे विल टॉक अबाउट योर सिस्टर, दे विल टॉक अबाउट योर मदर, दे विल टॉक अबाउट देयर स्पाउस, यू नो, दैट सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आपने खुद दी है, अब आप उस पर एक्सपेक्टेशन कैसे रख सकते हैं? और यही चीज़, मतलब आई रिमेंबर कि मैं एक बच्चे को जानती हूँ जिसका आइडियली ये डकी है, क्योंकि उसने सारा वक्त उसका व्लॉग देखा, उसने कहा कि जी मैंने उसकी तरह की गाड़ी लेनी है, मैंने उसकी तरह का घर लेना है, मैंने उस तरह का अपना लाइफस्टाइल बनाना है। यू नो दैट सॉर्ट ऑफ मेंटल कैपेसिटी हम जो बिल्ड करें एक बच्चे की, वो कितना ख़तरनाक है। मैं आपको बताती हूँ, ये जो जितनी हमारी डिज़ायर्स होती हैं ना, ये एक वैक्यूम में नहीं बन जाती। सोशल इन्वायरमेंट हमारा बहुत मैटर करता है इन डिज़ायर्स को फ्यूल अप करने के लिए। अब देखें ये आजकल का ना, अनफॉर्चुनेटली ये अब आजकल का है, ट्रेंड ही यही है, व्लॉगिंग बच्चे देखेंगे और सारा कुछ। अब आजकल टीवी ऑन नहीं होगा घर में, न्यूज़ चैनल्स ये ऑन नहीं होंगे, यूट्यूब टीवी पे लगेगा ताकि खाना खाते वक्त हम ये चीज़ें देख लें। अब पेरेंट्स का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल आता है, फैमिली का बहुत बड़ा रोल आता है। एक तो छोटा माइंड है बच्चों का, यंग माइंड्स को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे बच्चे किस तरह इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हम भी, इवन बड़े भी, उसकी गाड़ी, उसका घर, पैसा, ट्रैवलिंग, इन्हीं 3 चीज़ों से इम्प्रेस होते हैं ना सारे। बिल्कुल। तो बच्चों को अगर ये सिखाया जाए, बच्चे क्या बड़े भी, मैं तो कहती हूँ सिर्फ बच्चे नहीं, बच्चे यही बच्चे बड़े बनते हैं, तो बेसिकली तो बड़ों का प्रॉब्लम है। बड़े जो हैं उनको बताएं कि आप ज़िंदगी में ये किस तरह इज्जत से, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी रखते हुए और वाकई एक नाम बनाकर आप ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल जिन्होंने मतलब ये सब करके वो उन्होंने हासिल किया है। और पावर होनी चाहिए, बच्चों को ये बताना चाहिए पावर या स्किल को सलाम होता है, इनको नहीं सलाम होता। तो ये चीज़ें ये किस तरह, ये पेरेंट्स ही कर सकते हैं। हम तो बता देंगे, आज हमने जिस तरह ये रखा हम बताएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कितने लोग इसको वाकई समझेंगे? बहुत कम। मैं कहती हूँ अगर एक भी समझ जाए ना तो बहुत सारी जनरेशन ठीक हो सकती है। अगर एक भी समझ जाए। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से डॉक्टर सारा, एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन, पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहें? माय मैसेज इज़ दिस कि ज़िंदगी में जो अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी दी है उसको जो है ना देखें कि उसका क्या विजन हो सकता है, उसका क्या एम हो सकता है। मैं समझती हूँ कि जानवर इंसान में फ़र्क होना चाहिए, उसने भी खाना, मेट करना और सोना है। तो इंसान किस तरह डिफ़र करता है? गोल्स, विजन, योर एम्स, एक्सेल इन लाइफ। क्योंकि मुझे नहीं लगता बगैर नाम बनाए आप ऐसे मर जाओ, तो मुझे नहीं लगता ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा है कि आपको 2-4 लोग जानते ही नहीं है। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सारा, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। डॉक्टर सारा नदीम हमारे साथ मौजूद थी जी, माहिर नफ्सियात, माहिर तालीम। ये जो हम सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे या सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर जो एक फैंसी लाइफ देख रहे हैं, असल में इतनी फैंसी नहीं होती। हर एक की लाइफ बड़ी चैलेंजिंग है, बट एट द सेम टाइम जिससे आप इंस्पायर हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, उनकी अपनी लाइफ क्या वाकई वैसी है जैसी वो दिखा रहे हैं? एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हम सबको सोचने की ज़रूरत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम का वक्त इनफैक्ट ख़त्म हो रहा है, मैं आपसे इजाज़त लूँगी। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, लेकिन जाते जाते हम आपको मुजम्मिल फ़िरोज़ी की रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें कराची में जो बारिशें हुई हैं उसमें जो कचरा नदी नालों से बहकर समंदर में आया है और उस समंदरी पट्टी के हवाले से कितना नुकसानदेह है माहीगीरों के लिए, इस हवाले से मुजम्मिल फ़िरोज़ी की आप रिपोर्ट देखें। मेरी तरफ से खुदा हाफ़िज़।
और वेरी गुड मॉर्निंग अरमला। बारिशें जहां लोगों के लिए अपनी रहमत बनती हैं, वहाँ कराची वालों के लिए हमेशा से जहमत बनती हैं। बारिशों के बाद की जो सूरत हाल है वो भी हमने आपको गाहे बाकाए दिखाते रहे हैं कि इस वक्त कराची वाले किस तरह से सफ़र कर रहे हैं। एक अहम मामला जो बारिशों के बाद सामने आ रहा है वो ये है कि जो समंदरी आलूदगी है उसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। उसकी वजह एक ये है कि जो बारिशों का पानी होता है उस पानी को विदाउट ट्रीटमेंट जो है वो समंदर में छोड़ दिया जाता है। शहर कराची में जितनी बारिश हुई उसका पानी ज़्यादातर जो है वो मली नदी से या जो लियारी नदी है उसके थ्रू जो है वो समंदर में ही जाता है। अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें एक तो सिस्टम ये है कि बारिशों का पानी वो छोड़ा जा रहा है, इसके अलावा भी जो सीवरेज वाटर है वो भी समंदर में डायरेक्ट छोड़ा जाता है। अभी हाल ही में साले समंदर है हमारा क्लफ्टन पर, वहाँ पर एक नाला बनाया गया जो डायरेक्ट नाले में जो पानी जो है वो समंदर में जा रहा है। और इसी तरह एक होटल का भी वहाँ पर दिखाया था कि होटल का डायरेक्ट जो सीवरेज का पानी है वो समंदर में जा रहा है। ये निज़ाम इसकी वजह से जो है समंदरी हयात जो है उनको शदीद ख़तरात से दो चार हैं और इसी वजह से जो है जो माहीगीर कम्युनिटी है उनकी भी जो रोज़गार है वो भी ख़तरात से दो चार है। इस वजह से जो है समंदरी आलूदगी उसमें बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो साहिल समंदर कराची का है एक बहुत बड़े रकबे में फैला हुआ है, कितने किलोमीटर पर फैला हुआ है और किस तरह से है। हमारे साथ मौजूद है माहीगीर कम्युनिटी से कमाल शाह। ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन समंदरी आलूदगी में इजाफा होता जा रहा है, आप क्या समझते हैं? देखो, कराची की जो साहिली पट्टी है 129 किलोमीटर की साहिली पट्टी है, मुबारक वली से लेकर लटबस्ती तक। तो यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 जो ना जो इन लोगों ने जो नदियाँ निकाली है, जिस तरह एक है लियारी नदी और दूसरी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की मलिर नदी, फिर आप देखेंगे सुकन नदी। और बगैर ट्रीटमेंट की जो ना इसका जो एक तो बारिशें होती है, बारिश का पानी तो चलो समुद्र के लिए अच्छा होता है क्योंकि हमें ज़रूरत है मीठे पानी की ना समुद्र को, लेकिन उसके साथ जो ना जो सीवरेज का जो निज़ाम है, जो सीवरेज का गंदा पानी जो बगैर ट्रीटमेंट किए जो ना समुद्र में छोड़ा जाता है, उससे जो ना प्लास्टिक बैग होते हैं। दूसरी जो होते हैं जब माइगर समुद्र में मछली का शिकार करते हैं तो उसके जाल में मछली की बजाय वो जो ना प्लास्टिक बैग, कचरा, सीवरेज का गंदी जो चीज़ें होती है उस जाल में फंस जाती है, क्योंकि माइगरों का जो रोज़गार होता है बेसिकली मुतासर होता है, क्योंकि ये माइगरों के रोज़ी का प्याला है। अगर आप माइगरों के रोज़ी के प्याले को गंदा करोगे, उसकी रोज़ी पर जो ना आप बुरी नज़र डालोगे तो लाजमी लाखों माइगर जो ना बेरोज़गार होंगे, उनका रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। हम हुकूमत सिंध से ये मुतालबा करना चाहते हैं खुदारा कि जो ना आप यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लान लगाए जाए जिससे जो ना हमारी समुद्री आलूदगी भी ख़त्म हो जाए और हमारा समुद्र जो ना साफ़ सुथरा हो जाए। 1600 के करीब भैंसों के बाड़े, उसका गोबर बगैर ट्रीटमेंट के आप समुद्र में छोड़ते हो, समुद्र गंदा हो गया, बिल्कुल वो गोबर की बदबू आती है समुद्र से। इस तरह जो ना आप मलिर नदी है वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लान लगाएं। आप कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जो है उनका जो फैक्ट्री का जो है वहाँ पे भी ट्रीटमेंट प्लान लगाएं। प्लान जहाँ से जो नाले गुजरते हैं वहाँ आप लगा दो, क्योंकि देखो हम माइगर सिंध हुकूमत को सालाना 24 अरब रुपया टैक्स देते हैं और यहाँ से साफ़ सुथरी मछली पाकिस्तान के अलावा सारी दुनिया में यहाँ से मछली झींगे जाती है, लोग खाते हैं। ये जो न मैं समझता जो न लोग जो बीमार होते हैं उनके लिए जो अच्छी एक फूड है, लोगों को हम अच्छी चीज़ भेजते, तो आप खुदारा जो है ये अच्छी इंडस्ट्री है, इसको आप साफ़ सुथरा रखें। और ये सिर्फ माइगरों का फ़ायदा नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान की मैशत को भी अच्छा जो ना देती है। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अरमला, मैं आपको बताऊं कि इसमें एक तो उन्होंने ये बताया कि निज़ाम जिस तरह से ख़राब हो चुका है कि विदाउट ट्रीटमेंट पानी जो है वो कंपनीज़ का, फैक्ट्रीज़ का, सैवरेज का वो समंदर में छोड़ा जा रहा है। एक वजह तो ये भी है और दूसरी वजह ये भी है कि जो अब मैं कैमरामैन अब्दुल्ला बदर दिखाएंगे जिस पट्टी पर हम मौजूद हैं, साहिली पट्टी, यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है कचरा लोग फेंक रहे हैं। यहाँ पर कचरा फेंकने की वजह से जब समंदर चढ़ता है तो वो उस कचरे को समंदर वापसी अपने साथ ले जाता है और जिसकी वजह से जो फ़िज़ा जो समंदरी आलूदगी में इजाफा हो रहा है। अभी जैसे हाल ही में वफाकी वज़ीर हैं जो बेरी अमूर, उन्होंने मेरीन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फ़ाल किया है। इस तरह की जो अथॉरिटीज़ हैं, इस तरह के बोर्ड्स जब वो फ़ाल होंगे, लोगों में अवेयरनेस देंगे तो फिर जो है हमारा साहिल जो है वो साफ़ हो सकता है। और जिस तरह की अथॉरिटीज़, तो अरमला मैं एक बात और बताऊँ कि हमारे यहाँ पर देखें सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनी हुई है, सीपा, उसका भी काम है कि वो जो कंपनीज़ जो अगर विदाउट ट्रीटमेंट वाटर छोड़ी उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले। लेकिन वो इस तरह का एक चमड़ा चुरंगी पे एक एफिलिएशन ट्रीटमेंट वाटर प्लांट वहाँ लगाया हुआ है जो
चमड़ा फैक्ट्रियाँ हैं उनका जो पानी निकलता है उसको ट्रीट करना। लेकिन जब भी हमने देखा है वाटर का भी वो प्लांट हमें कभी भी फाल नज़र नहीं आया। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सीव्यू पर एक पावर प्लांट जो इसका ट्रीटमेंट प्लांट था उसका इफ्तिताह किया था, लेकिन वो भी अभी तक फाल नहीं हो सका है। और जो अभी इन्होंने मेरीन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया है, इस तरह की चीज़ें जब फाल होंगी, अपना कारकर्दगी दिखाएंगी और एक्शन लेंगी लोगों के खिलाफ, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारा साहिल जो है वो कुछ बेहतर हो सकेगा। जी।